ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह यहाँ पे भी बेटे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिडन होगी। तो चलिए सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैं स्टेटमेंट बोलूँगी, आप मुझे बताइएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट की कौन सी टाइप पे मेंशन करोगे। बताइए एक्रूड सब्सक्रिप्शन का ब्रॉड डाउन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन का कैरी डाउन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड पे। ओके जी, बैड डेट्स हो गए, अगर किसी मेंबर ने रिफ्यूज कर दिया, वो नहीं पे कर सकता, वो इरिकवरेबल सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड पे। और जब सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाओगे, वो कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। ये सीख लिया बेटे आपने। आगे बढ़ते एनपीओस में पहले हमें बल्कि ये डिस्कस करना चाहिए था, एनपीओ के फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाने को बोलेगा। इनकम स्टेटमेंट की जगह हम क्या बनाते, हम इनकम स्टेटमेंट क्यों नहीं बनाते एनपीओ में? प्रॉफिट इज नॉट द पर्पस, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ। लेकिन एनपीओ में फंड्स तो आते हैं, पैसे तो आते हैं, कहाँ यूटिलाइज किए, कितने बच गए या कितने ऊपर एक्सपेंस आउट हो गए, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, उसके बाद क्या बनेगा, क्या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज पॉसिबल इन एनपीओ? नो। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने रीजन क्या बताई, एनपीओ में ऑनर्स नहीं होते, तो ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट इक्विटी कैपिटल भी नहीं होगा, इसलिए हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते, उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, लाइफ जी हाँ, इसके अलावा हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जिसको क्या नाम दिया जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये तो बहुत इजी है ना। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा, बैंक अगर ओवरड्राफ्ट हुआ तो ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे, क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस, अगर बैंक नॉर्मल बिहेवियर दे रहा है, उसमें पैसे पड़े हुए, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, रिसीट्स डेबिट साइड पे, पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे। ओके जनाब, हम ये भी डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं, आगे नई कुछ बातें करते हैं। हाँ, नई बातों से पहले मैंने लाइफ मेंबरशिप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस की थी। हम क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को लेकर चलते हैं, तो गौर से सुनिएगा। लाइफ में जितना फ्यूचर में जितने इयर्स भी आपने एनपीओ की सर्विस को एंटरटेन करना है, आप उसके एंगेज में एक ही दफ़ा पेमेंट कर देते हो, लमसम पेमेंट कर देते हो, मेंबरशिप चार्जेस सारे के सारे एक ही दफ़ा पे कर देते हो, उसे लाइफ मेंबरशिप फ़ी कहते हैं। लेकिन जब मेंबर ने लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपको दी और आपने रिसीव की, एट वंस उसके एंगेज में आपने बेनिफिट नहीं दिया, इसलिए जब तक बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं होता इनकम नहीं बनती। तो इसलिए हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फ़ी को सबसे पहले कहाँ लेकर जाएंगे, ये मैंने बात की थी आपसे, नॉन करंट लायबिलिटी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी बेसिकली आपकी एडवांस इनकम है, और जो एडवांस बेटा इनकम हुआ करती है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। यहाँ तक एग्री करते हो? एडवांस इनकम हमेशा हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। लेकिन ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसके केस में बेनिफिट आपने नेक्स्ट ईयर सारे का सारा बेनिफिट नहीं देना। इसका मतलब है ये कौन सी लायबिलिटी हुई, नॉन करंट। अब सबसे पहले जब आपने ये रिसीव की, आपने उस टाइम में से नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, लाइफ मेंबरशिप फी का वो पोर्शन जिससे मेंबर ने नेक्स्ट ईयर बेनिफिट ले लेना है, उसे नॉन करंट लायबिलिटी से निकालोगे और करंट लायबिलिटी में मेंशन करोगे, ऐसा है। और लाइफ मेंबरशिप फी का करंट लायबिलिटी का वो पोर्शन जिससे बेनिफिट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका मेंबर बेनिफिट ले चुका, बेटे लिया या नहीं लिया, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी करंट लायबिलिटी किस में कन्वर्ट होगी, इनकम में। वो किस में कन्वर्ट होगी, इनकम। तो लाइफ मेंबरशिप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या याद रखनी है, स्टेप नंबर 1 में ये किसका पार्ट होगी, नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट 12 मंथ से रिलेट कर रही होगी वो करंट लायबिलिटी, और फिर जब वो 12 मंथ्स पास होंगे उस अमाउंट को करंट लायबिलिटी से उठाओगे और इनकम में ले आओगे। और करंट लायबिलिटी का पोर्शन वेकेंट हो गया, उसको वेकेंट नहीं रहने देना। आपने नॉन करंट लायबिलिटी से फिर अगले साल की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, उसे करंट लायबिलिटी में लिखना है, और करंट लायबिलिटी में जो ऑलरेडी अमाउंट पड़ी हुई थी उसको उठाना और इनकम्स में
मेंशन कर दें। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? अच्छा, अब कुछ ज़रूरी बातें मैंने और आपसे डिस्कस करनी है और हमने डायरेक्टली इसकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट्स की तरफ, एग्जाम्पल्स की तरफ चलना है। और वो बात क्या है, बुक में तो उसने हर चीज़ को अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया, वो बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा। बिजनेस के पास, एनपीओ के पास, बिजनेस नहीं कहना चाहिए, एनपीओ के पास पैसे आने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, चाहे वो डोनेशन है, चैरिटी है, एंडाउमेंट फंड है, लीगेसी है, किसी नाम से भी उसने दिया। कभी आपने वर्ड सुना है लीगेसी? ये क्या चीज़ होती है? विरासत, विरसा। कुछ लोग होते हैं, जैसे ग्रेट इमरान खान ने क्या किया हुआ है, उसके पास जो ऑलरेडी था वो तो शौकत खानम को अपनी लाइफ में डोनेट कर दिया हुआ है। उसने अपनी उसमें क्या लिख दिया हुआ है कि जब तक मैं हूँ, ठीक है, मेरे मरने के फ़ौरन बाद मेरा बनी गाला और दूसरा हाउस जो है वो फ़ौरन ही शौकत खानम को ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड लीगेसी। कि आप अपने मरने मराने के बाद जो है, आप क्या चाहते हो कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी फॉर्म में पड़ी हुई है, फाइनेंशियल कोई भी फॉर्म है, कि आपके मरने के बाद फलां एनपीओ को डोनेट कर दी जाए। दिस इज़ कॉल्ड लीगेसी। ठीक है, आपको कहीं से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को सुनोगे आपका आधा चैप्टर की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और वो बात क्या है, कहीं से भी किसी भी फॉर्म में डोनेशन आ रही, उसको डोनेशन का नाम दो, एंडाउमेंट फंड का नाम दो, बेस्टवर्ड का नाम दो, लीगेसी का नाम दो, एंडाउमेंट फंड का नाम दो। दो तरह के होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जब आपको कोई पैसा दे, मेंबर्स के अलावा आपको डोनेट करे, डोनेशन आ रही है, चैरिटी आ रही है, फंड्स आ रहे हैं, उसके साथ रेस्ट्रिक्शन डोनर ने नहीं लगाई कि मेरा पैसा कहाँ यूज़ करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्हें जनरल फंड्स कहते हैं। और ये जितने भी जनरल फंड्स होते हैं, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक ही होती है, इसे डायरेक्टली हम इनकम में लिखते हैं। लेकिन अगर डोनर ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि मेरा पैसा इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें, शौकत खानम की बात करी तो किसी ने पैसा दिया, भाई आपका जो सर्जिकल डिपार्टमेंट है उसके लिए ये इक्विपमेंट परचेज कर लें, आप शौकत खानम को एक्सटेंड करने के लिए एक्स्ट्रा प्लॉट जो इसके साथ है एडजेस्टेंट वो परचेज कर लें। रेस्ट्रिक्शन लगा दी और रेस्ट्रिक्शन में उसने मेंशन कर दिया कि आपने मेरी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए, इस खास मकसद के लिए इस्तेमाल करनी। तो ये जितनी भी डोनेशंस, एंडाउमेंट फंड, लीगेसी, सब कुछ क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक जो फंड्स होते हैं वो डायरेक्टली कभी भी आपकी इनकम नहीं बनती। हम इसका डबल इफेक्ट क्या लेंगे? आपने अभी सिंगल इफेक्ट इसका याद रखना है, और वो क्या है? वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, वो किसका पार्ट बनेगी? एक्यूमुलेटेड फंड का पार्ट बनेगी। अब ये एक्यूमुलेटेड फंड क्या बला है? ये इक्विटी का ऑल्टरनेटिव है इन एनपीओ। एनपीओ में इक्विटी तो है नहीं है, जितने फंड्स आते हैं आप उन्हें स्पेसिफिक फंड्स को एक्यूमुलेट करते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, वहां से सरप्लस आया। जिस तरह सरप्लस क्या है? इज अ सॉर्ट ऑफ, इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं? बैलेंस शीट में ले जाओ और उसे कैपिटल में ऐड कर दो, करते हो ना ऐसे। और जो ऑनर ने विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स, डिविडेंड, वो कैपिटल में से माइनस कर दो। यहाँ पे इक्विटी के लिए ऑल्टरनेटिव टर्म यूज होती है एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड में सरप्लस ने भी ऐड होना है, और जितने भी स्पेसिफिक फंड्स हैं वो भी एक्यूमुलेटेड फंड का पार्ट बन जाते हैं। क्या कहा? फिर से सुनिए। क्वेश्चन में लीगेसी का वर्ड यूज किया, बेस्टवर्ड का वर्ड यूज किया, एंडाउमेंट फंड का वर्ड यूज किया, डोनेशन का वर्ड यूज किया, चैरिटी का वर्ड यूज किया। और ये आपके पास पैसे जो डिफरेंट सोर्सेज से आए, क्यों आए हैं, उसकी रीजन अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो ये जनरल फंड्स हो। और जनरल फंड्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? वो हमेशा डायरेक्टली आपने उसको ट्रीट करना एज इनकम। लेकिन अगर उसके साथ उसने रीजन मेंशन कर दी कि स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए आपने, डोनर ने कह दिया कि आप मेरा पैसा यहाँ यूज करोगे, वो जनरल फंड नहीं होगा, वो क्या होगा? स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक फंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनता, वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता है और एक्यूमुलेटेड फंड्स में जाकर ऐड हो जाता है। एंड एक्यूमुलेटेड फंड इज व्हाट?
ऑल्टरनेटिव ऑफ इक्विटी। अच्छा एक बात बताइए, आपने आईटी में वो सेकंड लास्ट चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन से पहले फाइनल अकाउंट पढ़ा था चैप्टर? अभी गौर से सुन लोगे तो हम डायरेक्टली कोई भी कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल सॉल्व कर सकेंगे। वहां फाइनल अकाउंट में देखो इनकम स्टेटमेंट बनाई, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बना के नेट प्रॉफिट आया, बैलेंस शीट में गए और कैपिटल में जाकर आपने उसको ऐड कर दिया। वहां पे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा आपको गिवन होता था। यहाँ कैपिटल को हम नाम दे रहे हैं एक्यूमुलेटेड फंड का, और इसका ओपनिंग बैलेंस जब तक नहीं होगा हम किसमें सरप्लस को ऐड करें, हम किसमें स्पेसिफिक फंड्स को ऐड करें। ऐड करेंगे तो एक्यूमुलेटेड फंड का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जब तक वो नहीं आएगा मेरी बैलेंस शीट ने टैली नहीं होना। कभी तो स्ट्रेट क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड फंड का ओपनिंग बैलेंस दे देगा। इन केस उसने एक्यूमुलेटेड फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने इसकी प्रैक्टिस आईटीए में की भी है। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं होता था तो क्या करते थे? अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प लेते थे। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करें, क्या कैपिटल आता है? यस। आपको क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज के बेटे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हैं। अगर आप ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस करोगे ओपनिंग कैपिटल आएगा। आप क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज को माइनस करोगे क्लोजिंग कैपिटल आएगा। लीजिए आपका एनपीओ खत्म हो गया। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल पे आइए। छोटी छोटी एक दो बातें हैं वो हम एक प्रैक्टिस के साथ करेंगे। अगर पेज नंबर मिल जाए मुझे बताइए। यस, बहुत डिटेल से पहले मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, बल्कि हम मिलकर डिस्कस करेंगे, उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। पेज नंबर 561, एग्जाम्पल नंबर 21। स्टार्ट करें बेटे। साइलेंट प्लीज। रिक्वायरमेंट क्या प्रिपेयर करने को उसने कहा है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 and a statement of financial position as that date, supported by disclosure note on property, plant and equipment। बेटे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने IAS 16 में पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। क्या करते थे? ओपनिंग कॉस्ट प्लस एडिशंस माइनस डिस्पोजल प्लस रीवैल्यूएशन, कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आया। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डिटेल देते थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस। आगे बढ़ो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऐड किया, डिस्पोजल डेप्रिसिएशन माइनस किया, एक्यूमुलेटेड, जी बेटे हाँ जी, नहीं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर टू आईपी, हाँ वो इसमें नहीं है तो आईपी में जाके आएगा। हाँ जी बेटे, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आया और फिर आप कॉस्ट के क्लोजिंग बैलेंस में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करते थे, आपके पास बुक वैल्यू। तो आप एनपीओ में भी वो सेम स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें सब उसने मैक्सिमम जो रिक्वायर कर सकता है उसने आपसे रिक्वायर की हुई हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या होगी? कभी तो उसने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट बना के दिया होगा और समटाइम नहीं बना होगा, लेकिन ये वर्किंग में बनाना मस्ट होगा।
कुछ टी अकाउंट्स में आपको बता दूं, वो आपने मस्ट बनाने वर्किंग में। जैसे रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट गिवन है, गुड, नहीं गिवन है तो आपने वर्किंग में सारे टी अकाउंट पैरेलल ओपन करने। रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट भी ओपन कर लो, नॉन करंट एसेट के अकाउंट्स भी आपने ओपन करने, ठीक है। आपने ये सारे अकाउंट ओपन करने। फिर इसके अलावा एक्सपेंसेस और इनकम्स जिनसे रेलिवेंट एक्रूअल और प्रीपेमेंट की बात की हुई है, उनके भी टी अकाउंट आपने ओपन करने, जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में टैक्स पेबल और इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट ओपन करते थे, याद है। तो फिर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आती थी कि हमने कितना, वहाँ हमने ये फाइंड आउट करना होता था कितना कैश पे किया। यहाँ कैश की पेमेंट का जिक्र करेगा, लेकिन एक्सपेंस फॉर द ईयर यू हैव टू कैलकुलेट। बढ़ते हैं जनाब, बेटे टेंशन सबकी चाहिए। इसमें देखो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कब का दिया हुआ है, डेट को अंडरलाइन कर लीजिए। हमारा बिजनेस ईयर वाइंड अप हो रहा है 31 मार्च 2016, और तभी का उसने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट दिया हुआ है। ये कैश अकाउंट मुझे क्या बता रहा है कि जनाब मेरे कैश और बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 682। और डेबिट साइड मुझे क्या बता रही है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हमेशा रिसीट्स होती हैं और क्रेडिट साइड पे हमेशा पेमेंट्स होती हैं। तो हमें कहाँ से पैसे आए, सब्सक्रिप्शन से पैसे आए 2930। सब्सक्रिप्शन का जब आप अकाउंट बनाओगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की कौन सी साइड पे इस अमाउंट को मेंशन करोगे, क्रेडिट साइड पे। ये अमाउंट क्या है, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट, मतलब ये कैश की अमाउंट है रिसीव्ड अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन। फंक्शंस फॉर फंड रेजिंग, आपने कोई फंक्शन परफॉर्म किया है। देखो जो एनपीओस होते हैं ना, बेचारों के पास रेवेन्यू का कोई प्रॉपर सोर्स होता नहीं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। जो नीडी पर्सन्स होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आपको पता है आपका आई कैप भी आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर लेता है, आपसे मेंबरशिप चार्जेस ले रहा है, तो वो बेटे क्या करते हैं, इसके एंगेज में आपको बेनिफिट सर्विसेज भी दे रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीडी होते हैं, आपकी एग्जांपल्स आपकी सराउंडिंग में ही होंगी, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंसी भी प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह एनपीओस के अंदर जितने भी इदारे आते हैं, जैसे मेरी सराउंडिंग में तो शौकत खानम की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। वो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई पेशेंट वहाँ आता है तो वो लोग क्या काम करते हैं कि पहले चेक करते हैं कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेबर से, जहाँ जॉब कर रहा हो वहाँ से, इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन ली जाती है। अगर वो पर्सन नीडी है और कैंसर की ट्रीटमेंट का एक्सपेंस बियर नहीं कर सकता, तो वो बेटे क्या करते हैं, उसका फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। इवन हमारे 2 घर छोड़ के कॉलोनी में एक भाई साहब थे, उन्होंने कैंसर के लिए शौकत खानम से पहले बहुत सारे टेस्ट वेस्ट भी करवा लिए हुए थे, लेकिन उनके पास एविडेंसेस पड़े हुए थे। जब वो शौकत खानम में गए, उन्होंने उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंसी को चेक किया, सब कुछ हम लोगों से भी इंफॉर्मेशन लिए कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनके घर के हालात क्या है, इनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने उनका फ्री ट्रीटमेंट किया, बल्कि जो उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट करवा लिए हुए थे उसके पैसे भी उनको वापस कर दिए गए। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ सब्सक्रिप्शन से काम नहीं चल सकता, लाइफ मेंबरशिप फी से काम नहीं चल सकता। फिर ये लोग क्या करते हैं, जिनकी अफोर्डेबिलिटी होती है उनको 100% पैसे चार्ज करते हैं। शौकत खानम में अगर 50% लोगों का फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है तो 50% लोगों से पैसे भी लिए जा रहे हैं। और फिर भी अगर वो इनसफिशेंट हो जाए, क्योंकि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, तो फंड रेज करने के लिए ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। कहीं पे मैच करवा दिया, कहीं पे आपके ये एक्ट्रेस को बुला के कोई प्रोग्राम कर दिया। बेसिकली इसकी इंटेंशन क्या होती है कि जनाब फंड्स मैक्सिमम जनरेट किए जा सके। अब जब आप फंड्स जनरेट करते हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, तो बेटे आपके पास अगर पैसे आते हैं, फंड रेजिंग पे आपका एक्सपेंस भी इंकर्ड होता है। ऐसी सिचुएशन में इनकी, जब आप फंड रेज करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई ऐसा काम करते हो, तो आपने उसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी कि ये एक्टिविटीज़ करते हैं, फंड्स को रेज करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट मैचेस करवाते हैं। तो जो पैसा आ रहा है, तो दूसरी तरफ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने पे एक्सपेंस भी इंकर्ड हो रहा है। इसकी काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, 2 तरीके, इनकम्स को इनकम्स में लिख दो,
फंड रेजिंग से जो पैसे आए वो इनकम में लिख दो और उस पर जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए वो एक्सपेंसेस में लिख दो। लेकिन आईकैप का एग्जामिनर आपको रिकमेंड करता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे, वो कहते हैं कि नेट ऑफ कर दो। फंड रेज करने के लिए आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है, जितने पैसे आए हैं माइनस उस पर जितने एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए, तो वो जो नेट ऑफ करनी है फिगर आपने, वो आपने इनकम्स में मेंशन करनी है। बढ़ते हैं जनाब आगे। नेक्स्ट में क्या लिखा बेटे, सेल ऑफ लैंड। नॉन करंट एसेट अगर हम बेचें तो क्या ये रेगुलर इनकम होती है? नो। नॉन करंट एसेट को बेचने पे कौन सा पोर्शन हम इनकम स्टेटमेंट में हमेशा डील करते आए हैं? नॉन करंट एसेट पे प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है। इसका क्या करें? जो नॉन करंट एसेट की सेल प्राइस होती है, क्या हम एसेट का जो कॉस्ट का अकाउंट बनाते हैं वहां इस वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, या डिस्पोजल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं? डिस्पोजल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। नॉन करंट एसेट को बेचने से जो पैसे आते हैं, आइए 16 में हमने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। नॉन करंट एसेट को बेचने से जो पैसे आ रहे हैं ये सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट है और ये डिस्पोजल अकाउंट की हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है और सेल प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट का बुक वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि डिस्पोजल पे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो इनकम का पार्ट बनेगा, लॉस हुआ तो एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में है और यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी एनपीओस में है। बैंक में अकाउंट आपने ओपन करवाया हुआ, इंटरेस्ट रिसीव किया, बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट है? आईटीए के चैप्टर नंबर 2 लास्ट में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते थे? इट इज सिंपल इनकम, ठीक है। बिक्वेस्ट लीजिए, लीगेसी आ गई। अगर तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता दे कि इसका पर्पस क्या है तो ये स्पेसिफिक होगी, एक्यूमुलेटेड फंड में जाकर हम इसे ऐड कर देंगे। और अगर इसका पर्पस नहीं बताया, ये जनरल स्पोज होगी और जब ये जनरल स्पोज होगी तो इसे क्या करेंगे? रेगुलर इनकम का पार्ट बनाएंगे। सन्ड्री इनकम बाय नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनेगा। पेमेंट साइड पे आइए, लीजिए आपने जो फंक्शन किया था फंड रेज करने के लिए उसके एक्सपेंसेस भी आपके सामने आ गए। आप चाहो तो 305 को एक्सपेंसेस में लिख दो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो आपने फंक्शन किया इससे पैसे आए कितने? 367 और इस पे एक्सपेंस कितना हुआ? 305। हमें क्या बचत हुई? वो नेट करके कितनी बचत हुई? 62,000। इस 62,000 बच गया है, इनकम में लिख दें। और अगर उल्टा हो गया, नेगेटिव रिजल्ट आया, एक्सपेंसेस में लिख दें। रिपेयर, टेलीफोन, ये बेटे सब चीजें क्या हैं? ये आपके एक्सपेंसेस हैं। एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस, बिल्डिंग में एक्सटेंशन हुई है, क्लब हाउस बिल्डिंग नॉन करंट एसेट, बिल्डिंग के अकाउंट में जाकर ऐड कर दीजिएगा, ये एक्सपेंस नहीं बनेगा। नॉन करंट एसेट की परचेज प्राइस और नॉन करंट एसेट की सेल प्राइस कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बनती, वो हमेशा बैलेंस शीट का आइटम होता है, नॉन करंट एसेट के अकाउंट में एडजस्ट होगा। फर्नीचर, अच्छा एक बात बताओ, कभी तो नॉन करंट एसेट के साथ वो खुद लिख देगा ये परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है, ये सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। मैं पहले ही कहा था मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, टेंशन सबकी चाहिए। कभी नॉन करंट एसेट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा गया और कभी क्रेडिट साइड पे लिखा गया। अगर डेबिट साइड पे लिखा है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या होती है? रिसीट्स। इसका मतलब है नॉन करंट एसेट के एंगेज में पैसे आए। नॉन करंट एसेट के एंगेज में पैसे कब आते हैं? जब बेचते हो। तो नॉन करंट एसेट को बेचा है तो उसकी सेल प्राइस है वो आपने उन अकाउंट, उन एसेट्स के डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन कर। अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड जो कि पेमेंट साइड होती है वहां कभी नॉन करंट एसेट लिखा हुआ नजर आ जाए, इसका मतलब है कि नॉन करंट एसेट के एंगेज में पेमेंट हो रही है। और पेमेंट कब होती है? जब आप उसे परचेज करते हो। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कहाँ लिखते हैं? नॉन करंट एसेट अकाउंट की डेबिट साइड।
याद रहेगा? बढ़ते हैं भाई आगे। हीट एंड लाइट एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंस। ये 2402 क्या है? कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। अब मुझे बताओ, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये एसेट साइड पे लिखूं या लायबिलिटी साइड पे? कैश एंड बैंक आपका एसेट होगा या लायबिलिटी होगा? अगर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, एसेट है, और अगर पैसे आए कम है, गए ज्यादा है, ओवरड्राफ्ट है, तो लायबिलिटी ये क्या है? एसेट। कैसे आइडिया हुआ? पेमेंट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ये है कि पेमेंट्स कम है और रिसीट्स ज्यादा है, और वैसे भी एसेट जो का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है। अगर वो डेबिट साइड पे बैलेंस ओपनिंग लिखा है तो वो एसेट है, अगर क्लोजिंग साइड पे बैलेंस क्लोजिंग लिखा है तो वो एसेट है, मतलब अगर क्रेडिट साइड पे लिखा है। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब एडजस्टमेंट्स की तरफ आ जाएं। फाइनल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट्स होती थी ना, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, वहां पे एक और चीज सुनिए मेरी बात। वहां टीचर ने आपको गाइड किया होगा कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपके पास ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ट्रायल बैलेंस की जितनी फिगर्स हैं उनका सिंगल इफेक्ट लेते हैं, क्योंकि एक इफेक्ट आ चुका होता है, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसका हमेशा डबल इफेक्ट। तो यहाँ पे भी कीप इन माइंड, जो वैल्यूज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उनका एक इफेक्ट लिया जा चुका है, इसीलिए तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, आपने उनका सिर्फ दूसरा एक इफेक्ट लेना है। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं पढ़ने जा रही हूँ, आपने मुझे इनके डबल इफेक्ट्स बताने, अब तक हम इन्हें अपने अकाउंटिंग साइकिल में ला नहीं सके हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 65,000 which had been in arrear at 31st March 2015। मेरा करंट ईयर 2016, 2015 के क्या बताए गए हैं? एरियर्स। एरियर्स का मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस है एरियर का। सब्सक्रिप्शन अकाउंट की एरियर सब्सक्रिप्शन कौन सी होती है? एसेट होता है या लायबिलिटी होती है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर रिसीवेबल। सब्सक्रिप्शन एरियर, सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस का एरियर लायबिलिटी होती है और इनकम का एरियर एसेट होता है। ये ओपनिंग बैलेंस है कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। टेबल याद कराऊं? एडवांस इनकम एसेट या लायबिलिटी? हाँ जी, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी, और एक्रूड सब्सक्रिप्शन को एरियर बोलते हैं। चलो बताओ, आपको टीचर ने आईटीए में क्या क्या नाम बताए होंगे? एरियर्स को एक्रूड भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, ड्यू भी कहते हैं, ओइंग भी कहते हैं, एक्सपेंस हो तो पेएबल भी कहते हैं, इनकम हो तो रिसीवेबल भी कहते हैं, कुछ भी कह लेंगे, एसेट है। और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे लिखते हैं? डेबिट साइड। वो कम टाइम होगा ना, इसलिए लिखो ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स। आउटस्टैंडिंग, ड्यू, ओइंग, एक्रूअल्स,